GMR ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर, आज की क्लास में अपन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के रिगार्डिंग ही, जिसमें अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर लेटर ऑन डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग भी अपन एमसीक्यूज को क्या करेंगे, यस डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास में, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मसल, कि इन चारों में से आपको बताना है कि मसल का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, राइट। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने आया है इलास्टिसिटी, ऑप्शन सेकंड आपके सामने आया है दैट इज एक्सटेंसिबिलिटी, ऑप्शन थर्ड आपके सामने आया है दैट इज एक्साइटेबिलिटी, एंड ऑप्शन फोर्थ है दैट इज व्हाट, ऑल ऑफ द अबव। तो डियर, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि विशेषताएं बताएं किसकी, मसल्स की। तो देखिएगा, यहाँ पर अपन कंसेप्ट वाइज क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आप एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आए आप कर सकते हो। तो मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो मसल की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मसल की क्या बतानी है, विशेषताएं बतानी है। इन चारों में से कौन सी है, या फिर ये तीनों ही है, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। तो मसल का कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले ये चीज है कि जो मसल्स हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मौजूद होता है, बिकॉज मसल्स को एक एनर्जी की जरूरत होती है, एक एटीपी एनर्जी की जरूरत होती है, जिसकी मदद से मसल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्टाइल रखती हैं, और मसल्स के अंदर कुछ विशेषताएं हैं मसल्स की जो दर्शाई जाती हैं। तो अपन मसल्स होती हैं आपके बॉडी में तीन तरह की, जैसे स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सभी के अंदर समान विशेषताएं हैं अपन वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि किसी एक अलग मसल के पास में अलग दो कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो और भी मौजूद होते हैं। ओके, तो बेसिक से समझ रहे हैं। तो देखिएगा, मसल का सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है इलास्टिसिटी। क्या होता है? इलास्टिसिटी। अब इसे कैसे समझेंगे कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपने किसी भी इलास्टिक को क्या किया है, खींचा है, पुल किया है, और आप उसको वापस से रिलैक्स कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल अपनी अवस्था में जो है मसल, या फिर वो इलास्टिक जो है वो अपनी नॉर्मल अवस्था में क्या हो जाता है, आ जाता है। सेम इसी प्रकार जब मसल्स के अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, वो तब भी मसल क्या करती है, अपनी इलास्टिसिटी को क्या करती है, दर्शाती है। यस, कि अगर कोई भी मसल क्या हो रही है, इलास्टिक की तरह खिंच रही है, तो मसल अपनी नॉर्मल अवस्था में क्या हो जाती है, आ जाती है। तो वो विशेषता मसल की क्या कहलाती है डियर, इलास्टिसिटी कहलाती है। तो अपन यहाँ पर इलास्टिसिटी से क्या समझेंगे कि मसल की एक ऐसी एबिलिटी, ठीक है, यस, मसल की एक ऐसी एबिलिटी, यहाँ पर समझेंगे कि एबिलिटी मतलब मसल की एक ऐसी योग्यता, एबिलिटी ऑफ मसल टू रिकॉइल, मसल अपने आप को क्या कर रही है, रिकॉइल कर रही है, और उसके बाद में अपनी प्रीवियस स्टेज में आ रही है, वो क्या कहलाता है डियर, इलास्टिसिटी कहलाता है। जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब यूरिन फिल होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, और जब वॉइड कर देता है पर्सन, या फिर यूरिनेशन जब कर देता है, तो उसके बाद में जो यूरिनरी ब्लैडर है वो अपनी नॉर्मल अवस्था में क्या हो जाता है, देखने को मिलता है। तो ये किसकी विशेषता है, मसल की। सेम इसी प्रकार से डियर आपको याद रखना है कि मसल के अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है, जिसको मैं आपको बोलूंगी दैट इज एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या कहता है कि जब मसल किसी भी स्टिमुलाई के प्रति क्या करेगी, रेस्पॉन्ड शो करेगी, तब उसको कहा जाएगा कि जो मसल है उनके पास में एक्साइटेबिलिटी का क्या प्रेजेंट है, विशेषता जो है वो प्रेजेंट है। तो मसल्स क्या करती है, जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, मसल्स आर एबल टू, मसल जो है एबल टू शो द रेस्पॉन्स अगेंस्ट इन स्टिमुलाई, कि जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, स्टिमुलाई के अगेंस्ट में क्या शो करती हैं, एक रेस्पॉन्स शो करती हैं। उसी विशेषता को क्या बोला जाता है, एक्साइटेबिलिटी कहा जाता है। तो देखिए, अपन ने दो विशेषताएं पढ़ ली मसल की। एक सबसे पहले आपको बताया कि मसल्स के अंदर इलास्टिसिटी भी मौजूद होती है, और दूसरी विशेषता जो मैंने आपको बताई है कि मसल्स के अंदर एक्साइटेबिलिटी भी मौजूद होती है। सेम इसी प्रकार से मसल के अंदर तीसरी विशेषता जो है वो होती है डियर एक्सटेंसिबिलिटी की। किसकी? एक्सटेंसिबिलिटी की, कि मसल अपने आप को क्या कर लेती है, एक्सटेंड भी करती है। कैसे एक्सटेंड करेगी, कि ऐसी है विशेषता जिसमें मसल अपने आप को क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी।
जैसे कि एग्जाम्पल डियर कि कोई भी फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो प्रेगनेंसी की अवस्था में यूट्रस का क्या देखने को मिलता है, एक्सटेंशन देखने को मिलता है कि नॉर्मल यूट्रस क्या होता है वहां पर चेंज होके वहां की मसल्स में क्या देखने को मिलता है डियर, एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो ये विशेषता भी किसके अंदर देखने को मिलती है, मसल्स के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि 3 कैरेक्टरिस्टिक जो है अपन ने मसल की समझी है, एक इलास्टिसिटी समझी है, एक एक्साइटेबिलिटी समझी है, और एक अपन ने कौन सी समझी है, दैट इज एक्सटेंसिबिलिटी। यस, इसी प्रकार से सेम जो अपन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जाएंगे, दैट इज कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो भी देखने को मिलती है। ये सारी ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अपन समझ रहे हैं कि मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो भी देखने को मिलती है। अब जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है मसल्स में वो 2 तरीके की देखने को मिलती है, एक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी देखने को मिलती है, एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। ऐसी मसल जिनके अंदर टोन सेम है और लेंथ चेंज हो रही है उनको तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बोला जाता है, और एक ऐसी मसल जिनके अंदर जो लेंथ है वो क्या है, सेम है, लेकिन टोन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो जाती है, उसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने बताई ये तो ओवरऑल मसल्स के हैं। अब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्पेशली कार्डियक मसल के पास में प्रेजेंट होते हैं, तो मैं आपको उनका नाम बता देती हूँ। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि कार्डियक मसल के पास में इन चारों के साथ साथ में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और मौजूद होते हैं। एक होता है डियर कंडक्टिबिलिटी। ठीक है, कंडक्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कार्डियक मसल के पास में अपना ही कंडक्शन जो है वो मौजूद होता है। साथ ही साथ में कार्डियक मसल के पास में ऑटो रिदमिसिटी का विशेषता जो है, कैरेक्टरिस्टिक है जो मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो कार्डियक मसल है वो अपनी रिदम को क्या करती है, एक सीक्वेंस में क्या कर सकती है, रख सकती है। तो सेम इसी तरीके से आपको एग्जाम में ध्यान देना है। तो देखिए अपन ने समझा है कि मसल्स में इलास्टिसिटी भी मौजूद है, मसल्स में एक्सटेंसिबिलिटी भी मौजूद है, मसल्स में एक्साइटेबिलिटी भी मौजूद है। इसलिए जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि ये तीनों ही इसके क्या है, मसल्स के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि यस आपको कंसेप्ट को समझते ही एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यस, कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं लेकिन आपने क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आपने ढंग से नहीं पढ़ा होता, तो आप उस सिचुएशन में गलत आंसर जो है वो करके आ जाते हैं। तो हमेशा एमसीक्यूज को तसल्ली से पढ़े, समझे कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, उसके बाद में ही आंसर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है शेप ऑफ कार्डियक मसल, कि कार्डियक मसल की क्या शेप होती है। तो सबसे पहला आपके सामने ऑप्शन है दैट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल होती है क्या, सेकंड आपके सामने है शॉर्ट सिलेंड्रिकल मसल होती है क्या, थर्ड ऑप्शन आपके सामने है स्पिंडल शेप्ड होती है क्या, या फिर डियर ओवल शेप होती है क्या। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो हमेशा याद रखें जो कार्डियक मसल का शेप है वो शॉर्ट सिलेंड्रिकल कैसा होता है डियर, शॉर्ट सिलेंड्रिकल शेप होती है, कि कार्डियक मसल की जो शेप है वो कैसी होती है, शॉर्ट सिलेंड्रिकल शेप होती है। जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप है वो तो स्केलेटल मसल्स की देखने को मिलती है, और जो स्पिंडल शेप्ड होती है वो स्मूथ मसल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पिंडल शेप कौन से मसल की शेप है, तो आपको वहां पर बताना है कि स्पिंडल शेप स्मूथ मसल की शेप होती है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ रहा है कि स्केलेटल मसल कौन सी शेप की होती है, तो वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल्स होती है। अगर आपसे पूछ रहा है कि ऐसे स्टेज जिसमें मसल्स क्या है, मसल्स कौन सी अवस्था में है, मसल्स रिलैक्स्ड अवस्था में, फ्लैक्सिड नहीं है, रिलैक्स्ड हैं, तो जब मसल रिलैक्स्ड होंगी तो वो ओवल शेप में क्या करती हैं, लाई करती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था डियर शेप ऑफ द कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल की जो शेप है वो कौन सी होती है, शॉर्ट सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है। एज वेल एज जो कार्डियक मसल्स हैं डियर वो कैसे होते हैं, ब्रांच्ड पैटर्न में होती है। ठीक है, कैसी होती है, ब्रांच्ड पैटर्न में। इन ब्रांच पैटर्न के अंदर ही इनमें इंटरकैलेटेड जो डिस्क है वो मौजूद रहता है, जिसकी वजह से जैसे ही कंडक्शन जो एक मसल के अंदर कार्डियक मसल में आएगा तो वो पूरी मसल के अंदर क्या हो जाता है,
मूव ऑन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विच आयन इज एसेंशियल, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा आयन जो है वो एसेंशियल है। ऑप्शन नंबर 1 डियर आपके सामने है, दैट इज क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने है कैल्शियम। ऑप्शन 3 आपके सामने है पोटेशियम और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है, दैट इज व्हाट, सोडियम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एसेंशियल आयन है, ठीक है, जो एसेंशियल आयन है मसल के, किसके लिए, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो आयन कौन सा होता है डियर, ऑलवेज रिमेंबर दैट वो आयन कौन सा होता है, दैट इज व्हाट, कैल्शियम। कैल्शियम इज द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आयन which are used for making the muscle to be contractible, कि वो मसल्स को क्या बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टेबल बनाती हैं। यस, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको ध्यान रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मोस्ट अबंडेंट मसल इन द बॉडी आर, कि बॉडी में इन चारों ऑप्शन में से सबसे मोस्ट अबंडेंट जो मसल है वो कौन सी मसल है। ठीक है, इसी तरीके से इसी प्रकार आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपके सामने है सबसे पहला, क्या स्मूथ मसल होती है क्या। सेकंड ऑप्शन आपके सामने है, क्या स्केलेटल मसल होती है क्या। ऑप्शन थर्ड आपके सामने है, क्या कार्डियक मसल होती है क्या, या फिर इनवॉलेंट्री। तो डियर ऑलवेज रिमेंबर दैट जो इनवॉलेंट्री है ये कोई मसल नहीं है, ठीक है, ये कोई मसल नहीं है, लेकिन ये मसल का करेक्टर है। ठीक है, क्या है ये मसल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ध्यान रखना, अपन यहाँ पर समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से कि मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मिलने वाली मसल पूरे शरीर में से कौन सी है। तो राइट आंसर तो इन तीनों में से कोई होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो स्केलेटल मसल है, ठीक है, स्केलेटल जो मसल है ये टोटल बॉडी वेट का 40% होता है। ठीक है, कि अगर मैं आपको पूछूं कि स्केलेटल मसल कितना कंप्राइज करती है टोटल बॉडी का, तो राइट आंसर क्या होगा डियर, दैट इज व्हाट, 40%। अगेन आई एम राइटिंग दैट इज व्हाट, 40%, कि 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है, 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट कंप्राइज्ड बाय, ठीक है, कंप्राइज्ड मतलब बनी हुई है किसकी, स्केलेटल मसल की। ठीक है, स्केलेटल मसल की 40% जो है टोटल बॉडी वेट कितना होता है, 40% होता है। चलिए ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है ऑप्शन में ही, इनवॉलेंट्री। तो अपन यहाँ पर समझ लेते हैं क्या इनवॉलेंट्री का मतलब होता है। तो देखिएगा, इनवॉलेंट्री एक ऐसी वोकैबुलरी है जो ये दर्शाती है कि वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब आपके फेवर में नहीं है, आपके लिए सहमति नहीं रखती है। तो देखिएगा, अपन मसल्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं इनवॉलेंट्री का मतलब। ठीक है, तो जो स्मूथ मसल्स हैं वो किस नेचर की होती हैं डियर, इनवॉलेंट्री नेचर की होती है। मतलब आप स्मूथ मसल्स को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, ये कौन से नेचर की होती हैं डियर, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इन मसल्स को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। कार्डियक मसल भी डियर कौन सी मसल होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये दोनों इनवॉलेंट्री क्यों है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि कौन सी मसल को कौन सा सिस्टम जो है रेगुलेट करता है। तो ध्यान रखना, जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डायरेक्टली कंट्रोल करता है, और जो स्मूथ मसल है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। एज वेल एज जो कार्डियक मसल है वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ही क्या होती हैं, कंट्रोल करी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या स्केलेटल मसल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती हैं क्या, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर, नो। जो कंट्रोल होती हैं वो कौन सी होती है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। कि स्मूथ मसल और कार्डियक मसल को तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, लेकिन स्केलेटल मसल को कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है
मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी टिश्यू, क्या बोला गया है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी टिश्यू इज डैश, मतलब डैश में आपको आंसर बताना है, बट डैश इज फाउंड मोर अबंडेंटली इन द स्केलेटल मसल्स एज कंपेयर टू अदर मसल्स प्रोटीन, ठीक है। पहले तो पूछ रहा है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बॉडी के टिश्यू में कौन सा होता है, उसके बाद में पूछ रहा है कि मोस्ट अबंडेंटली स्केलेटल मसल्स के अंदर कौन सा जो मसल प्रोटीन है वो देखने को मिलता है। यस, समझ गए हैं क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहला आपके सामने ऑप्शन आया है, दैट इज व्हाट, कोलेजन एंड एक्टिन। क्या पूरे बॉडी के टिश्यू में सबसे ज्यादा कोलेजन प्रोटीन मिलता है क्या, या फिर पूछ रहा है कि पूरे स्केलेटल मसल में सबसे ज्यादा एक्टिन प्रोटीन मिलता है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, क्या मायोसिन एक्टिन होगा इसका आंसर, या फिर कोलेजन टिटिन होगा, या फिर कोलेजन या फिर मायोसिन इसका राइट आंसर होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट पूरे बॉडी की अगर अपन टिश्यू की बात करेंगे, ठीक है, क्या बोला गया है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी टिश्यू इज डैश, कि पूरे बॉडी के टिश्यू की बात करूं तो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन है डियर वो कौन सा होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है। यह आपको याद रखना है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो पूरे बॉडी में मिलेगा वो कौन सा प्रोटीन होगा, कोलेजन प्रोटीन होगा। लेकिन बट डैश इज फाउंड मोर अबंडेंटली इन द स्केलेटल मसल, कि सबसे ज्यादा स्केलेटल मसल में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मायोसिन जो है वो सबसे ज्यादा स्केलेटल मसल्स के अंदर मिलता है। जो एक्टिन है वो नहीं मिलता, ठीक है, टिटिन भी नहीं मिलता है, याद है टिटिन भी, सॉरी याद है कि आपको जो टिटिन है वो मैं अभी बताऊंगी कौन सा प्रोटीन होता है, तो टिटिन भी जो है वो नहीं मिलता। आपको ये याद रखना है कि मायोसिन जो कि स्केलेटल मसल्स में सबसे अबंडेंट टिश्यू सबसे अबंडेंट जो प्रोटीन है वो स्केलेटल मसल्स के अंदर कौन सा होता है, दैट इज मायोसिन। अब आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर करवाएं, दैट इज कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन से हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपसे पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, तो देखिएगा तीन तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करवाते हैं। एक प्रोटीन होते हैं डियर जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, कौन से प्रोटीन बोलते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। और एक प्रोटीन होते हैं जिनको बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन, ठीक है, कौन से प्रोटीन, स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन। अब इनमें डिफरेंस क्या है अभी आपको बताते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे प्रोटीन्स जो बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उन प्रोटीन्स को कौन से प्रोटीन बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि दोज प्रोटीन विच आर मेंटेनिंग, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, मेंटेनिंग ना लिख के, दोज प्रोटीन विच आर यूज्ड इन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, वो कौन से प्रोटीन कहलाते हैं, दैट इज कम्स अंडर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जैसे कि एग्जाम्पल मायोसिन और जैसे कि एग्जाम्पल एक्टिन, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम समझ गए। अब रेगुलेटरी प्रोटीन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मैकेनिज्म को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना कि दोज प्रोटीन्स आर मेंटेनिंग द मैकेनिज्म ऑफ, ठीक है, जो मैकेनिज्म में काम कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ किसका, कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ में मसल्स रिलैक्स भी तो होंगी, तो रिलैक्सेशन का भी, वो कौन से प्रोटीन कहलाते हैं डियर, रेगुलेटरी प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे कि अगर आपको इसके एग्जाम्पल बताएं तो एक एग्जाम्पल इसका होगा ट्रोपोनिन, ठीक है, और एक इसी का एग्जाम्पल होगा दैट इज व्हाट, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन। ये आपको याद रखना, ये दोनों ही प्रोटीन जो है रेगुलेटरी प्रोटीन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन। स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन के पास अब अपन आए, अब इसके बारे में समझेंगे। तो ऐसे प्रोटीन जो मसल्स फाइबर को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है, कि शरीर में मसल्स फाइबर्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से प्रोटीन होते हैं, तो वो प्रोटीन होते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन। तो दोज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, कि ऐसे प्रोटीन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग, ऐसे प्रोटीन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग मसल फाइबर्स। वो कौन से प्रोटीन होंगे डियर? दैट नोन एज स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन। अब इसमें आपको एग्जांपल दें, जैसे कि टिटिन एक मसल स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन है, इसी के अंदर डिस्ट्रोफिन, ठीक है, अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसी के अंदर जो डिस्ट्रोफिन है वो भी कौन सा प्रोटीन होता है? स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन। तो क्वेश्चन में पूछा गया था पूरे बॉडी के टिश्यू में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है? वो कोलेजन प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ऐसे मसल्स, स्केलेटल मसल्स, उसमें मोस्ट कॉमनली कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो मायोसिन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा जो प्रोटीन है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो डायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का वो कौन सा होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए? ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है, दैट इज क्रिएटिन फॉस्फेट होता है क्या? ऑप्शन सेकंड आपके सामने है कि एटीपी होता है क्या? ऑप्शन थर्ड आपके सामने है कि ग्लूकोज होता है क्या? या फिर एटीपी एंड फॉस्फोक्रिएटिन होता है क्या? So always remember that कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी सोर्स है वो एकमात्र कौन है? दैट इज एटीपी। ये आपको याद रखना है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डियर वो कौन सा होगा? दैट इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज व्हाट? एटीपी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग द मायोफाइबर्स इज कॉल्ड, ठीक है, कि मायोफाइबर्स के सराउंडिंग में कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को क्या कहते हैं? ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है एपीमायसियम, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है पेरीमायसियम, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है दैट इज एंडोमायसियम, और फोर्थ ऑप्शन है दैट इज व्हाट? पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देंगे अपन, एक पहले डायग्राम से इसको समझेंगे कि इस तरीके से क्या होता है। एक मसल का ये डायग्राम आपके सामने है कि एक मसल से, एक बोन से एक मसल जुड़ी हुई है, जो जोड़ने के लिए दोनों को रिस्पॉन्सिबल कौन रहते हैं? टेंडन रहते हैं। कि मसल जब भी बोन से जुड़ेगी या बोन से जब भी मसल जुड़ेगी तो उनके बीच में जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? टेंडन होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मसल फाइबर की जो लेयर है उसको क्या बोला जाता है? तो देखिए इस तरीके से जो मसल है वो पूरे बॉडी के अंदर जो है प्रेजेंट होती है, और जो मसल की जो स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, या क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है मसल की, तो वो क्या होता है डियर? मसल फाइबर जो है वो उसका स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था। तो देखिए मसल फाइबर की जो आउटर लेयर है, मसल सिर्फ मसल फाइबर की, वो कौन सी होती है डियर? एंडोमेट्रियम होती है। कौन सी होती है? नॉट एंडोमेट्रियम, सॉरी, कौन सी होती है? दैट इज एंडोमाइसियम होती है। कौन सी लेयर होती है? दैट इज एंडोमाइसियम, नॉट एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम तो यूट्रस से रिलेटेड है। एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम जो लेयर है वो किसकी लेयर होती है? दैट इज व्हाट? मसल फाइबर की। कि मसल फाइबर की जो लेयर है वो कौन सी होती है? एंडोमाइसियम। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसी डायग्राम में अपन समझेंगे थोड़ा सा डिटेल के अंदर कि इस तरीके से जो मसल्स हैं वो क्या होती हैं? पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो जब सबसे पहले अगर मसल की अपन बात करें, पूरी सबसे बाहर वाली, उस मसल को बोला जाता है दैट मसल इज नोन एज पेरीमायसियम। कि पेरीमायसियम से सबसे बाहर वाली जो फेसिकल बनाती है वो कौन सी लेयर होती है डियर? पेरीमायसियम होती है। इस पेरीमायसियम के अंदर की जब अपन बात करेंगे, इसके अंदर अपन और देखेंगे तो वो एक और लेयर आती है इनर वाली, जिसको बोला जाता है एपीमायसियम। और उस मिडल वाली एपीमायसियम और उसके भी जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोला जाता है दैट लेयर इज नोन एज एंडोमायसियम। ठीक है, इस तरीके से जो मसल्स हैं वो क्या रहती हैं? फॉर्म्ड रहती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में पूछा गया अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग द मायोफाइबर्स, कि जो मायोफाइबर्स हैं उसको कौन सी ऐसी कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है जो सराउंड करेगी। तो जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का मैं आपको समझा चुकी हूँ, वो कौन सा होगा? दैट इज व्हाट? एंडोमायसियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एम लाइन डिवाइड डैश इनटू 2 इक्वल हेवल्स, कि एम जो लाइन है वो कितने कितने हेवल्स को डिवाइड करती है, 2 इक्वल हेवल्स को डिवाइड करती है, इनमें से कौन से है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने सार्कोमेयर, ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने है दैट इज व्हाट जेड जोन, ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने है दैट इज व्हाट ए बैंड, और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है दैट इज व्हाट ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर समझेंगे कि मसल फाइबर्स के अंदर इस तरीके से क्या मौजूद होता है, सार्कोमेयर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सार्कोमेयर जिसको क्या बोला जाता है, सार्कोमेयर्स को क्या बोला जाता है डियर, कि सार्कोमेयर जो है वो क्या करते हैं, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, कि मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे वो किसकी वजह से होते हैं, सार्कोमेयर की वजह से होते हैं। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा ही ये था कि एम लाइन जो डिवाइड कर रही है कितने, 2 इक्वल हेवल्स में, वो किसको करेगी। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले सार्कोमेयर का डायग्राम समझेंगे कि मसल फाइबर के अंदर सार्कोमेयर्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो देखिएगा इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो मिडिल जेड जोन है उसके अंदर इस तरीके से मायोसिन जो है, प्रोटीन जो है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, वो क्या होता है, मौजूद होता है। एज वेल एज जो जेड लाइन होती है सार्कोमेयर की, उस जेड लाइन से आई बैंड जो है वो क्या रहती है, अटैच रहती है। यहाँ पर अपन समझेंगे। ओके, तो देखिएगा ये एक सार्कोमेयर जो मसल फाइबर्स के अंदर मौजूद है। सो दिस इज व्हाट दिस बैंड इज नोन एज ए बैंड। ये कौन सा बैंड होता है, ए बैंड। ये जो है ये कौन सा बैंड होता है, आई बैंड। और जो ये जो जोन है ये कौन सा है, नॉट जोन, दैट इज लाइन इज नोन एज जेड लाइन। और यहाँ पर ये एक जोन बनाता है जिसको बोलते हैं एच जोन। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, दैट इज ऑल्सो नोन एज जेड लाइन। इनके बीच में इनको डिवाइड करने के लिए एक लाइन जो है वो मौजूद होती है, दैट लाइन इज नोन एज डियर व्हाट, एम लाइन। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एम लाइन डिवाइड डैश इनटू 2 इक्वल हेवल्स, कि कितने इक्वल हेवल्स को जो है डिवाइड करती है और उन हेवल्स में कौन कौन आते हैं। तो देखिएगा ये कौन सा डायग्राम है, एक सार्कोमेयर का डायग्राम है। तो देखिए सार्कोमेयर को भी डिवाइड कर रही है, यस और नो, यस कर रही है। साथ साथ में मैंने बताया कि इस जोन को कौन सा जोन बोलते हैं, जेड जोन बोलते हैं। तो एम लाइन जेड जोन को भी क्या करती है डियर, डिवाइड करती है। एम लाइन ये जो बैंड्स है, ए बैंड, इनको भी क्या करती है, इक्वली 2 हेवल्स के अंदर क्या करती है, डिवाइड करती है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा कि एम लाइन कितने हेवल्स में डिवाइड करती है और किस किस को करती है। तो एक सार्कोमेयर को 2 भागों में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, जिसमें अपन पढ़ेंगे सार्कोमेयर को भी डिवाइड कर रही है, साथ साथ में जेड जोन को भी एच जोन को भी डिवाइड कर रही है, और साथ साथ में ए बैंड को भी क्या करती है, डिवाइड करती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है which of the following usually causes a drop in muscle pH, कि इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा कारण है जो मसल्स के pH को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है, मींस कम कर देता है। फॉलोइंग द इनएबिलिटी टू मूव द मसल्स, और उसकी वजह से जो मसल्स की एबिलिटी है मूव करने की, वो क्या हो जाती है, इनेबल हो जाती है। क्वेश्चन वापस पढ़े, बोला गया है which of the following usually cause a drop in muscles pH following the inability to move the muscles, जिसकी वजह से कि जैसे ही pH का मसल्स का जो pH है वो कम हो जाएगा, और उसी वजह से क्या हो जाएगा, जो मूवमेंट है मसल्स की वो क्या हो जाएंगी, इनेबल हो जाएंगी। तो ये किसका डेफिनेशन है या फिर ये कौन सी ऐसी कंडीशन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपके पास है, बोला गया है क्या ये मसल फटिक है। ऑप्शन नंबर 2 आपको बोला गया क्या ये टिटेनी है, या फिर क्या ये टिटनस है, या फिर ये क्रैम्प है। तो हमेशा ध्यान देना कि जब भी मसल्स का पीएच क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो उसकी वजह से मसल की जो एबिलिटी है मूव करने की, वो क्या हो जाती है, इनेबल हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं डियर, जिसको बोला जाता है दैट नोन एज मसल फटिक। क्या बोला जाता है उसको, मसल फटिक बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उसको टिटेनी नहीं बोलते, उसको टिटनस नहीं बोलते हैं, ना ही उसको क्या बोलते हैं, क्रैम्प बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये आपको याद रखने हैं क्वेश्चन, इसी तरीके से कंसेप्ट वाइज जो है आपको सॉल्व करके आने हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है लाइट बैंड हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलामेंट प्रोटीन, कि जो लाइट बैंड है इनमें से कौन सा फिलामेंट प्रोटीन जो है उसके पास में मौजूद होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है दैट इज व्हाट मायोसिन, सेकंड ऑप्शन आपके सामने है दैट इज एक्टिन, ऑप्शन थर्ड आपके सामने है दैट इज व्हाट मायोसिन एंड एक्टिन, और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपके सामने है दैट इज व्हाट नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो एक्टिन है, ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि जो एक्टिन है डियर वो एक थिन फिलामेंट है। कौन सा फिलामेंट है? एक थिन फिलामेंट है, और थिन फिलामेंट है इसीलिए इसको कौन सा बोला जाता है, इसको लाइट बैंड के नाम से जानते हैं। किसके अंदर? सार्कोमेयर के अंदर। कि सार्कोमेयर की वजह से ही मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो अकर होता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बोला जाता है मसल की। तो सार्कोमेयर के अंदर बैंड्स जो है वो मौजूद होते हैं, एक मायोसिन की फॉर्म में, एक एक्टिन की फॉर्म में। तो जो एक्टिन है उसी को कौन सा फिलामेंट बोलेंगे? थिन फिलामेंट डियर बोला जाता है। ये थिन फिलामेंट्स ही क्या कहलाते हैं? लाइट बैंड कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लाइट बैंड विच ऑफ द फॉलोइंग फिलामेंट प्रोटीन, तो वो कौन सा होगा? एक्टिन होगा। जो मायोसिन है डियर, जो मायोसिन है वो डार्क बैंड है। कौन सा बैंड है? डार्क बैंड। और उन बैंड्स को किस नाम से जानते हैं मसल्स के अंदर? ए बैंड के नाम से जाना जाता है। एक्टिन को किस नाम से जानते हैं मसल के अंदर? आई बैंड के नाम से जो है वो जाना जाता है। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है थोरेसिक केज इज फॉर्म्ड बाय, कि जो थोरेसिक केज है वो किसकी वजह से फॉर्म्ड होता है? थोरेसिक केज मींस जो थोरेसिक कैविटी जो बनती है, तो वो जो थोरेसिक केज बन रहा है रिब्स का, वो किसकी वजह से बनता है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है द क्लेविकल, स्कैपुला एंड ह्यूमरस। क्या इसकी वजह से थोरेसिक केज बनता है? ऑप्शन सेकंड आपके सामने है द सैक्रम, कॉक्सिक्स, इलियम, इस्ट्रियम एंड प्यूबिस। क्या इसकी वजह से बनता है? या फिर द स्टर्नम, रिब्स एंड द पार्ट ऑफ द स्पाइन, इसकी वजह से बनता है? या फिर डी ऑप्शन आपके सामने है फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल बोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो थोरेसिक केज है, ठीक है, जो थोरेसिक केज है वो किसकी वजह से बनता है? तो सबसे पहले थोरेसिक केज में जिस इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है डियर स्टर्नम का। कि स्टर्नम जिसको आप ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं, ये इस स्टर्नम से क्या निकलती हैं डियर? रिब्स निकलती हैं। और यहाँ पर आप यहाँ पर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिब्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो वो तो वर्टिब्रे से होता है, लेकिन स्टर्नम के यहाँ से रिब्स जो है वो क्या रहती हैं? जॉइंट रहती है। तो जो थोरेसिक केज है, ठीक है, वो पूरा का पूरा किससे अटैच है? वर्टिब्रे की पार्ट से क्या होता है? अटैच होता है, जो आके कहाँ पर जुड़ता है? स्टर्नम, दैट मीन्स ब्रेस्ट बोन में जुड़ता है। तो जो थोरेसिक केज है उसमें रोल किस किस का होता है डियर? एक स्टर्नम का होता है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स का होता है, और स्पाइन का मतलब वर्टिब्रे के पार्ट का होता है। उसमें किसी भी तरीके से क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस ये पार्ट थोरेसिक केज नहीं बनाती हैं। सैक्रम, कॉक्सिक्स, इलियम, इस्ट्रियम और प्यूबिस ये भी थोरेसिक केज का पार्ट नहीं है। फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल बोन ये भी थोरेसिक केज का पार्ट नहीं है। ये डिफरेंट बोन्स है, इनका काम अलग है, ये अलग एरिया में प्रेजेंट है बॉडी में। लेकिन जो थोरेसिक केज का बनाने का काम है वो तो एक स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी जिसको वर्टिब्रे बोलते हैं, वहां से रिब्स का ओरिजिन होता है, जो आगे जाके स्टर्नम में क्या हो जाती है? ब्रेस्ट बोन में आगे जाके क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। टोटल नंबर में रिब्स कितनी होती हैं? 12 होती हैं। 1 से 7 जो रिब्स होती हैं उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। 8 रिब का पेयर 9 और 10 इन रिब्स को फॉल्स रिब बोलते हैं, और 11 और 12 रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। ये पूरा थोरेसिक केज बनाती है, और इन केज के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हार्ट है, वो क्या करता है? सिचुएट करता है। तो ये अलग चीज है, सेकेंडरी चीज है। तो यहाँ पर अपन समझे कि जो थोरेसिक केज है उसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस का रहता है डियर? एक तो स्टर्नम का, ब्रेस्ट बोन का, दूसरा रिब्स का और स्पाइन के पार्ट्स का। तो इसी तरीके से आगे क्लासेस में कंटिन्यू डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को। तो डियर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। यस।